हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए एक परिश्रम बैच को शुरू किया हुआ है। उस परिश्रम बैच में मैंने जीएस में आपके ज्योग्राफी को शुरू किया है। ज्योग्राफी में मैंने आपके पहले राजनीतिक भूगोल को और भौतिक भूगोल को कंप्लीट किया है। अगर आपने इससे पहले वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाइए और उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि तभी आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो भारत में वर्षण से रिलेटेड है, और भारत में वर्षण में आपको सबसे पहले जलवायु को, फिर मानसून को, तत्पश्चात आपको वर्षण की क्लास को समझना चाहिए, क्योंकि दोनों क्लासेस मैंने पहली में जलवायु और मौसम को समझाया है, उसके बाद मैंने मानसून को समझाया है, और जो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमारी थर्ड क्लास है, पार्ट 3 है, उसमें भारत में वर्षण को समझेंगे कि भारत में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, कब से कब तक होती है और किस किस मानसून से होती है। तो चलते हैं ज्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा भारत में वर्षण। भारत में वर्षण। अब ये जो भारत में वर्षण की बात है, तो ये जो भारत में वर्षण होता है ये कब कब होता है, आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, जो भारत में वर्षण होता है वो ग्रीष्मकालीन मानसून से शुरू होता है। किससे होता है? जो आपका ग्रीष्मकालीन मानसून है वहां से शुरू होता है। अब ये ग्रीष्मकालीन मानसून कब शुरू होता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करूं, जब हमारा सूर्य यानी पृथ्वी, ये हमारा पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये हमारे मान लो सूर्य देव हैं। अब ये जो हमारे सूर्य देव हैं यानी ये भूमध्य रेखा से जब ये कहां होने लगेंगे, उत्तरायण होने लगेंगे और कर्क रेखा की तरफ चलेंगे, तो हमारा भारत जो कहां स्थित है भैया, वो यहीं तो स्थित है। तो जैसे ये ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारे यहाँ कौन सी चीज स्टार्ट हो जाएगी? ग्रीष्मकालीन की स्थिति शुरू हो जाएगी। अब ग्रीष्मकालीन में भी जो मानसून शुरू होगा वो कब होगा? यानी मानसून को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कैसा? यानी मानसून का भारत में प्रवेश, और दूसरा है मानसून का भारत से लौटना। मानसून का भारत से लौटना। अब ये आपने दो चीजें समझ ली। एक हो गया क्या? यानी जो मानसून है, मानसून का भारत में प्रवेश, और दूसरा क्या है? मानसून का भारत से लौटना। यानी इसका मतलब ये है कि भारत में यहां जो हमारे मानसून आ रहे हैं वो मानसून तो आ गए हैं, लेकिन क्या भारत में मानसून से पहले भी वर्षा होगी? जी हां, भारत में मानसून से पहले भी वर्षा होगी, जिन्हें किस नाम से जाना जाएगा? पूर्वा मानसून के नाम से उनको जाना जाएगा। तो यानी जो हमारा पूर्वा मानसून है, वो पूर्वा मानसून सबसे पहले वो कब वर्षा करता है, यानी कब वर्षा करता है भैया, कब वर्षा करता है और कितनी वर्षा करता है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। यानी कब वो वर्षा करेगा और कितनी वर्षा करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहां से बता दूं, यानी जो हमारा मानसून, देखो, यानी जो हमारा मानसून है, मानसून को जो शुरुआत करेंगे वो हम कब से करेंगे? यानी जब हमारा सूर्य देव, जो हमारे सूर्य देव हैं, उनकी जो स्थिति है, यानी ये आपके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, यानी जब सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर पड़ने लगेंगी तो क्या होगा? हमारे यहाँ बरसात की धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उससे पहले शुरुआत हो जाएगी, यानी जून से पहले। अब ये सूर्य की किरणें यहां पर हैं, कर्क रेखा पर हैं, कर्क रेखा पर हैं, लेकिन कर्क रेखा से पहले भी हमारे यहां मानसून होगा। वो कब कब होगा? जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वा मानसून के नाम से जानते हैं। अब ये कब होता है? ये आपका अप्रैल और जो मई माह होता है, अप्रैल और मई माह होता है, उस समय ये धूल भरी जो आंधियां चलती हैं,
धूल भरी जो आंधियां भारत में चलती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है। अब ये पूर्व मानसून जो होगा ये भारत में कितनी वर्षा करेगा और क्या क्या करेगा और उसको किस किस जगह पर किस किस नाम से जाना जाएगा, ये आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैं बात करूं, ये जो पूर्व मानसून है ये पूरी वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा करेगा, 10% करेगा। कब वर्षा करेगा, अप्रैल और मई में करेगा। जब ये धूल भरी आंधियां आएंगी तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी, ये जल वाष्प लेकर आएंगी, और ये जल वाष्प लेकर आएंगी तो ये भारत में क्या करेंगी, छुटपुट वर्षा करेंगी। क्या करेंगी, छुटपुट वर्षा करेंगी और ग्रीष्मकालीन मानसून में क्या कर देंगी, यानी हल्की सी ठंडक पैदा कर देंगे। यानी भारत के जो उत्तर मध्य वाला क्षेत्र है वहां पर क्या हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। वैसे इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं, जब ये कहां, केरल में प्रवेश करेगा, केरल में प्रवेश करेगा उससे पहले ये उत्तर भारत में प्रवेश करता है और अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब केरल में जो हमारे आम रहते हैं वो क्या रहते हैं, जल्दी पक जाते हैं, जिसके कारण जो आम रहते हैं उनके ये लाभदायक मानी जाती है। उसके बाद केरल से ऊपर अगर हम चलेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होती है, आपकी कॉफी होती है उस समय। तो उस समय इसको किस नाम से जाना जाएगा, कॉफी वर्षा के नाम से इसको जाना जाएगा। और कॉफी वर्षा के साथ ही इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि चेरी ब्लॉसम क्यों जाना जाता है, क्योंकि कॉफी से पहले जो उसके फूल रहते हैं, फूल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद कर्नाटक से ऊपर जब हम किस पर चलेंगे, उड़ीसा पर चलेंगे, तो उड़ीसा में इन धूल भरी आंधियों को किस नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्वेस्टर वहां पर कोई लाभदायक कोई काम नहीं होता है। उसके बाद जब ये पश्चिम बंगाल में जाएंगे, यानी पश्चिम बंगाल में, अब ये पश्चिम बंगाल में जब जाएंगे तो ये जो अप्रैल और मई का माह होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, बैसाख के नाम से जाना जाता है। अब बैसाख में जब जाएंगे तो इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाएगा, काल बैसाखी। अब काल बैसाखी नाम क्यों है, क्योंकि ये बैसाख में काल का काम करता है। कैसे, जो आपकी रबी की फसल होती है, यानी इस समय रबी की फसल ही तो होती है भाई, रबी की फसल की बैसाख में क्या होती है, कटाई होती है। अब ये जो आपकी रबी की फसल है इसकी क्या होगी, कटाई होगी, तो उनको क्या करेगा, ये नुकसान करेगा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, काल बैसाखी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो कुछ फसलें हैं उनको ये लाभ भी पहुंचाएगा। जैसे किस किस को लाभ पहुंचाएगा, जैसे आपका जूट, पटसन और सनई, ये जो आपके 3 फसल हैं इनका क्या करेगा, इनको लाभ देगा, यानी लाभदायक के रूप में इनकी क्या मिलेगी, लाभ मिलेगा इनको। अगर मैं बात करूं, जैसे ही ये कहां चलेगा, ऊपर चलेगा। ऊपर कहां चलेगा, इस वाले क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका, असम का क्षेत्र है। और असम में इसको किस नाम से जाना जाएगा, चाय वर्षा के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो चाय के लिए होता है उसके लिए तापमान भी क्या चाहिए, अधिक चाहिए, और वर्षा भी क्या चाहिए, आपकी अधिक चाहिए। बस उसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, बाकी उसके लिए बहुत ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है, आपके ताप की और जल की, दोनों की आवश्यकता होती है। अब मैं आगे क्या काम करूंगा, यानी जो पूर्वा मानसून है उन धूल भरी आंधियों से वो कहां कहां वर्षा करेगा। देखो, यानी ये जो आपका केरल है, इसमें केरल में किस नाम से जाना जाएगा, इनको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाएगा, आम्र वर्षा। ये जो आपका यहां ये वाला क्षेत्र है इसमें किस नाम से जाना जाएगा, इसमें कॉफी वर्षा, कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। उसके बाद ये जो आपका उड़ीसा का क्षेत्र है इसमें किस नाम से जाना जाएगा, नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाएगा। जबकि इसको ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाएगा, काल
बैसाखी। और ये काल बैसाखी का मतलब क्या है, क्योंकि ये बैसाख के महीने में होती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, काल बैसाखी। अब ये जो काल नाम दिया गया है क्योंकि यहां पर इस समय रबी की फसल होती है और ये रबी की फसल को क्या करता है, नुकसान करता है। जब रबी की फसल को नुकसान करता है तो कुछ हद तक क्या करता है, ये किसी चीज में फायदा भी पहुंचाता है। अब ये फायदा किस में पहुंचाएगा भैया, यानी जो आपका पटसन होगा, आपका जो जूट होगा और आपका सनई होगा, यानी इन तीन फसलों के लिए क्या करेगा, ये फायदा करेगा। अब ये जो आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र रहता है भाई, इसमें भी तो ये किसी चीज से क्या करना चाहिए, फायदा करना चाहिए। अब यहां पर इस प्रकार से क्या चलती है, आपकी लू चलती है, लू चलती है ना, लू। अब जब ये लू चलती है तो लू कैसी रहती है, बहुत ज्यादा गर्म रहती है। अब ये जब यहां पर जो आपका क्षेत्र है, यानी ये क्षेत्र आता है आपका भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर से ये जो गर्म हवाएं हैं ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, जल वाष्प लेके आती हैं। और ये जब जल वाष्प लेकर आती हैं तो ये जितने भी हमारे यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है उनसे टकराकर ये क्या करती हैं, छुटपुट वर्षा करती हैं। क्या करती हैं, छुटपुट वर्षा कर देती हैं और मौसम में क्या पहुंचाती हैं, कुछ राहत पहुंचा देती हैं, यानी हल्की सी ठंडक आती है और उनसे मौसम क्या हो जाता है, थोड़ा राहत भरा हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये जो हमारी रबी की फसल है, रबी की फसल कौन सी होती है, यानी जो गेहूं होता है आपका, जो आपकी सरसों होती है और आपका क्या रहते हैं, जो रहते हैं, उनको क्या पहुंचाता है, ये हल्का सा नुकसान का भी काम करता है। अब समझने की बात है, इन सबको किस नाम से जाना जाता है, पूर्वा मानसून की वर्षा के नाम से जाना जाता है। यानी जब मानसून भारत में प्रवेश करता है उससे पहले, और ये पूरी वर्षा की कितने प्रतिशत वर्षा करता है, 10% वर्षा करता है। जबकि ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका असम वाला क्षेत्र है। इस असम वाले क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, चाय वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है। बात समझ पा रहे हैं। अब पूर्व मानसून के बाद जो आगे की बात होगी वो किससे होगी, यानी मानसून से होगी। अब मानसून का क्या हो जाएगा, यानी भारत में क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। मानसून का भारत में प्रवेश। चलो जी, अब ये प्रवेश जब हो रहा है इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। जब मानसून का भारत में प्रवेश हो जाएगा तो यहां से क्या क्या चीजें होंगी भाई, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, ये अपना क्या है, प्यारा भारत है। अब मानसून जब ऐसे भारत में प्रवेश करता है, ये सब मैंने आपको पहली क्लास में समझाया हुआ है। तो अगर आपने मानसून का प्रवेश नहीं समझा है या नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हो, पहली क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर उस क्लास को जाकर देखिए, तब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब ये जो भारत में जो प्रवेश होती है, टोटल वर्षा का कितना होती है, आपका 75% वर्षा होती है। अब 75% जो वर्षा होती है मानसून से होती है। सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है वो कहां करता है, आपका केरल में करता है। केरल में इस वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि और ये जो प्रवेश करता है केरल में किस समय करता है भैया, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में ये क्या करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद ये यानी जो जुलाई का माह है ये क्या करता है, पूरे भारत में यहां फैल जाता है, यानी पूरे भारत में क्या हो जाती है, वर्षा होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जुलाई के बाद ये अगस्त तक कहां करता है, ये पूरे भारत में टिकता है। उसके बाद ये क्या करने लगता है, यहां से वापसी करने लगता है। तो यहां पर जो बरसात होगी वो कितने परसेंट होगी, 75% होगी बरसात। और कहां पर सबसे ज्यादा वर्षा करेगी ये भाई, यहां पर जो आपकी वर्षा करेगी वो कहां पर सबसे ज्यादा करेगी, यानी ये जो आपका क्या पड़ता है, पश्चिमी घाट पड़ता है, यहां पर क्या होगी, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होगी। और कहां वर्षा होगी, ये जो आपका कौन सा पठार है ये, यानी मेघालय का पठार है। और यहां पर ये गारी, खासो और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं, यहां पर वर्षण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इन दो वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होगी। और जो शुष्क क्षेत्र रह जाएंगे
जाएंगे, वो शुष्क कौन कौन से क्षेत्र रह जाएंगे भैया? शुष्क क्षेत्र कौन कौन से रह जाएंगे? उन शुष्क, इसका जो वृष्टि छाया क्षेत्र है ये वाला, यानी ये वाला जो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है ये, यानी जो पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है ये सूखा रह जाएगा। और इधर ये जो आपकी अरावली की पहाड़ियां पड़ती हैं, इन अरावली की पहाड़ियों का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है ये भी क्या रह जाएगा? शुष्क रह जाएगा। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो, ये दो क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी और बाकी सब जगह क्या होगी? वर्षा होगी। और टोटल का कितना परसेंट होगी? 75। अच्छा, भारत में जो वर्षा होती है वो भैया कितनी होती है ये बताओ मुझे? भारत में जो औसतन वर्षा होती है वो कितनी होती है भैया? 118 सेंटीमीटर के क्या होती है? आसपास होती है। अब ये जो 18 सेंटीमीटर होती है ना, ये 118 सेंटीमीटर ये कहां कहां होती है? ये पूरे भारत का औसत है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। जबकि मैं यहां की बात करूं तो यहां 1150 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और एक यहां पर पड़ता है आपका जैसलमेर। भाई जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र है ये जैसलमेर वाला, यहां कितनी होती है? कुल 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। समझ रहे हो ना ये? और एक आपका क्षेत्र पड़ता है यहां, ये लेह वाला क्षेत्र, लेह वाला क्षेत्र, यहां कितनी बरसात होती है? यहां सबसे कम बरसात होती है। लद्दाख, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। बात आप समझ पा रहे हो? इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो आगे क्या होगा? अब होगा यानी भारत में लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। अब ये जो भारत में लौटता हुआ मानसून है ये क्या क्या करेगा भाई? इसको भी तो समझना जरूरी है हमें। यानी ये हमारा क्या हो गया? प्यारा भारत हो गया। अब जो ये साइबेरिया का जो क्षेत्र है यहां पर जो रहता है वो कैसा रहता है? हाई प्रेशर रहता है। जबकि नीचे क्या बनता है? आपका लो प्रेशर रहता है, जिसकी चर्चा हमने आपके पहले क्लास में करी है। तो उनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लोगे। अब ये जो मानसून है ये हाई प्रेशर से कहां चलेगा? लो प्रेशर की तरफ चलेगा। और जब ये वापस आएंगे मानसून तो ऐसे करते करते ये यहां इस तरफ आएंगे ऐसे। अब जो ये इस वाला क्षेत्र यानी ऊपर वाला क्षेत्र है तो यहां पर कैसी वर्षा होगी? बहुत कम वर्षा होगी। लेकिन जो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जो पहले वृष्टि छाया की वजह से बच गया था, ये कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का कौन सा तट है भैया? कोरोमंडल तट। यहां पर क्या होगी? सबसे ज्यादा बरसात होगी और तमिलनाडु में यहां बाढ़ तक आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया? बाढ़ तक आ जाएगी। और ये जो लौटता हुआ मानसून है ये कितने प्रतिशत बरसात करता है भैया? 12% करता है। जैसे मैं यहां पर एक बार पुनः लिख देता हूं, जो पूर्व मानसून है वो कितने प्रतिशत वर्षा करता है? 10% करता है। जो मानसून है यानी मानसून वो कितने प्रतिशत करता है? वो 75% करता है। और जो लौटता हुआ मानसून है, लौटता हुआ मानसून वो कितने प्रतिशत वर्षा करता है भैया? 12% कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर सबसे ज्यादा ये वाला क्षेत्र कैसा रहेगा? ये कम वर्षा करे क्योंकि ये जल नहीं रहेगा। लेकिन जो ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होगी ये कहां से जल ग्रहण करेगा भैया? बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण करेगा। कहां से जल ग्रहण करेगा? बंगाल की खाड़ी से। और यहां पर क्या होगी? घनघोर वर्षा होगी। और किस महीने में होगी भैया? ये अक्टूबर प्लस नवंबर, अक्टूबर प्लस नवंबर में क्या होगी? यहां पर ये वर्षा होगी। बात समझ पा रहे हो? तो भारत में लौटता हुआ मानसून यहां वर्षा करेगा। अब आगे चलते हैं। आगे मैं अगर बात करूं, आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? यानी जो पश्चिमी विक्षोभ है, अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये क्या मतलब होता है? ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस के द्वारा भारत में वर्षा होती है। अब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है? यानी जो हमारा ये प्यारा भारत है यहां से
अब कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। आपका यहां पर एक आपका पड़ता है भूमध्य सागर, ये किसको क्या पड़ता है जी, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर से क्या होता है कि जो हमारी जेट स्ट्रीम चलती हैं, आपने सुना है कि जेट स्ट्रीम चलती हैं, और इनको क्या बोलते हैं, कुछ हमारी यहाँ पर पछुआ पवनें भी चलती हैं। अब ये पछुआ पवनें क्या काम करती हैं, यानी जनवरी और प्लस फरवरी, यानी इन 2 माह में, यानी जब आपकी शीत ऋतु चलती रहती है तो यहां से ये कुछ वर्षा चलती है, यानी यहां से कुछ अपने साथ हवाएं क्या ले आती हैं, जलवाष्प ले आती हैं, और भारत का उत्तर और ये पश्चिमी क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में क्या करती है, ये हल्की हल्की बरसात कर देती है, जिसको क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी, यानी जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। क्या होती है भैया, यहां पर वर्षा होती है दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। और ये पूरी वर्षा का कितना प्रतिशत होती है भैया, 3% होती है। बात समझ पा रहे हो, यानी जो टोटल वर्षा है ना, टोटल वर्षा, उस टोटल वर्षा का कितना परसेंट होगी, यानी 3% होगी। अब ये किसके द्वारा होती है, इसके लिए जेट स्ट्रीम कारक होती है, और ये पछुआ पवनें कारक होती हैं, जो यहां से उठाकर यहां पर वर्षा कर देती हैं। अब एक बार पुनः हम संक्षेप में रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, देखो सबसे पहले हमने क्या क्या बात करी थी, यानी भारत में वर्षण की बात करी थी। भारत में जो वर्षण है, भारत में वर्षण का कारण क्या था हमारा, यानी सूर्य देव पर निर्भर करता है, और वो किस पर करता है, मानसून पर निर्भर करता है। और मानसून से पहले एक पूर्वा मानसून होता है, उसकी हमने चर्चा किस में करी है, आपकी नेक्स्ट वाली स्लाइड में। यहां आप देखोगे जो आपका पूर्वी मानसून है, उस पूर्वी मानसून में अलग अलग वर्षा होती है, कहां कहां कैसे कैसे होती हैं। अप्रैल में, अप्रैल और मई माह में किस किस राज्य में उनको किस किस नाम से जाना जाता है, कहां लाभ देने वाली होती है, कहां हानि देने वाली होती है, उन सबको मैंने इसमें समझाया है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट में क्या काम करा है, पुनः इस पूर्वा जो मानसून है, यहां कैसे कैसे नाम दिए गए, मैंने आपको यहां मैप पर बताया है, यानी मैप पर कैसे कैसे इनको नाम दिया गया है। अब आगे चलें, इससे आगे मैंने भारत में जो मानसून का प्रवेश होता है वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में बात करी है। ये जो ब्लैक वाला क्षेत्र है इसमें बरसात नहीं होती है। एक इस वाले क्षेत्र को और देख लीजिए आप, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहां पर भी बरसात नहीं होती है, क्योंकि यहां पर क्या रहता है, आपका नीलगिरी की पहाड़ियां रहती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां, इसलिए यहां पर भी ये क्षेत्र कैसा रहता है, रह जाता है, और उसमें क्या करता है, वो लौटता हुआ मानसून इस पर वर्षा करता है। तो आपके वृष्टि छाया के क्षेत्र कितने हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है, यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3 और ये आपका 4, ये भी हमने पढ़ा। और उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे क्या पढ़ा हमने, यानी जो आपका लौटता हुआ मानसून है, हमने क्या पढ़ा है, उसको भी पढ़ा है। अब लौटते हुए मानसून में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, ये देखिए कि भी कैसे कैसे वर्षा होती है और कहां होती है। यानी जब ये लौटेगा मानसून तो यहां पर क्या रहती है, आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां रहती हैं, जिनसे मानसून टकराता है और कोरोमंडल के तट पर घनी बरसात करता है। इतनी वर्षा करता है कि तमिलनाडु में क्या आ जाती है, बाढ़ तक आ जाती है। और किस माह में करता है, ये अक्टूबर और नवंबर में। और कितनी वर्षा करता है, 12% करता है। आगे हमने लास्ट में क्या देखा था, लास्ट में हमने पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा देखा था। पश्चिमी विक्षोभ का कारण क्या होता है, जेट स्ट्रीम होता है और पछुआ पवनें होता है, जो किस माह में वर्षा करती हैं, जनवरी और फरवरी में कितनी करती हैं, 3% वर्षा करती हैं। किस जगह करती है, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में करती हैं, और इसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा के लिए लाभदायक माना जाता है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कई जगह से क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है।
तो दोस्तों जैसा कि हमने यानी जलवायु मौसम को भी कंप्लीट कर लिया है, मानसून को भी कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद में हमने भारत में जो वर्षण होता है किस किस विधि से कैसा कैसा होता है उन सबको भी पढ़ लिया है। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो हमारी अगली क्लास होगी वो किस पर होगी, यानी भारत में प्राकृतिक वन एवं वनस्पति से रिलेटेड होगी। तो अगर दोस्तों आप अंत तक बने हुए हैं तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन आप हमारे उत्साह को और बढ़ा सकते हैं। आप इस क्लास को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।